नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषि और आप सुन रहे हैं रेड फोन पॉडकास्ट विद ऋषि। दोस्तों, आज हमारे साथ एक विशिष्ट अतिथि हैं। आप हैं प्रोफेसर सदानंद शाही जी। आप कवि हैं, आलोचक हैं और संपादक हैं। आपने साखी पत्रिका का संपादन किया है। आप कुलपति के पद पर भी रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आप कुछ समय तक अध्यक्ष भी रहे और सेवा एक अध्यापक के रूप में आपने तो एक लंबे समय तक अध्यापन किया ही है। सदानंद शाही सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद ऋषि जी। सर, आप अभी शांति निकेतन होते हुए आ रहे हैं। शांति निकेतन के बारे में बताइए, वहाँ गए तो कैसा लगा? शांति निकेतन से मेरा बहुत पुराना संबंध है और पहली बार मैं 1986 में अपने शोध कार्य के दौरान वहाँ गया था। तब से मेरा शांति निकेतन आना जाना है। वहाँ प्रोफेसर राम सिंह तोमर थे, अपभ्रंश के बड़े आचार्य, और मेरा शोध कार्य अपभ्रंश से जुड़ा हुआ था, तो उनके निकट रह करके मैंने अपना शोध कार्य किया। तो शांति निकेतन में जब हम जाते हैं तो वर्तमान शांति निकेतन से ज़्यादा शांति निकेतन का जो अतीत है वो हमें प्रभावित करता है। और अब की जो यात्रा हमने की, खास तौर से पौष मेले में जो गया मैं, तो पौष मेले में मैंने एक चीज अनुभव की। टैगोर ने और उनके पिता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर ने ये पौष मेला शुरू किया था। तो एक मनुष्य के लिए एक सांस्कृतिक भूमिका, या अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करें, एक सांस्कृतिक स्पेस की जरूरत होती। बहुत सुंदर। जो रविंद्र संगीत गाया गया वैतालिक से, ये पौष मेले की शुरुआत होती है। रात में वहाँ के संगीत भवन की लड़कियाँ, शिक्षिकाएं भी सफ़ेद साड़ी में आती हैं और रविंद्र संगीत गाती हैं। सुबह भी यही होता है। और मेले में आइए तो मेले में एक अद्भुत बात वहाँ होती है कि करीब 150 लोक कलाकारों को बुलाया जाता है। उसमें बाउल होते हैं, फकीर होते हैं, अन्य जो नाट्य प्रदर्शन जैसा करने वाले लोक कलाकार भी होते हैं जी। 150 से 200 कलाकारों को बुलाया जाता है, उनका परफॉर्मेंस होता है। और इसके साथ जो शिल्प है स्थानीय, उस स्थानीय शिल्प को भी आगे करने की एक भूमिका उसमें रहती है। तो टैगोर ने जीवन में परिवर्तन के लिए, आप केवल विचार से और भावना से जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, वो जो सांस्कृतिक जगह है और जो सांस्कृतिक भूख है उसको भी खुराक चाहिए। तो टैगोर ने जो संगीत से और कला से और स्थानीय कला से, लोक कलाओं से का एक ऐसा कोलाज तैयार किया इस मेले के माध्यम से और अदरवाइज, कि वो बहुत ध्यान देने की चीज है। और अगर कोई भी व्यक्ति सामाजिक उन्नयन के लिए काम करना चाहता है तो एक पुराना रूप अगर हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो एक सांस्कृतिक वातावरण का भी निर्माण उसके साथ करना जी। सांस्कृतिक वातावरण शब्द का आपने इस्तेमाल किया। ये जो सांस्कृतिक चेतना, जातीय चेतना, कला चेतना के क्षेत्र में जो प्रयास गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने की, आप कुशीनगर उत्तर प्रदेश के जन्मे हैं और हिंदी क्षेत्र में आप रहते हैं। कभी ऐसा महसूस होता है जब आप शांति निकेतन जैसी जगहों में आते हैं या टैगोर साहित्य या बांग्ला साहित्य को पढ़ते हैं, कि हमारा जो हिंदी क्षेत्र है, हिंदी पट्टी है, उसमें इस तरह के प्रयासों की कमी रही है? ये तो इसके लिए अलग से महसूस करने के लिए कोई अलग से प्रतिभा की जरूरत नहीं है। जी। ये साफ दिखाई देने वाली सच्चाई। और बल्कि एक और बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो कुशीनगर का नाम आपने लिया जी, तो जैसे ही आप कुशीनगर का नाम लेते हैं तो बुद्ध का नाम आता है। जी। ये हमारा जो हिंदी प्रदेश है, जिसको हम हिंदी प्रदेश कहते हैं, वो इलाका है जिस इलाके में बुद्ध 45 वर्ष तक भ्रमण करते रहे। आप जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के बाद 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति होती है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद 45 वर्ष तक जो भ्रमण करते हैं बुद्ध, वो इन्हीं इलाकों में भ्रमण करते हैं।
और अगर आप अवलोकन करें तो पाएंगे कि सांस्कृतिक पिछड़ापन सबसे ज्यादा इन्हीं इलाकों में है। ये बात एकदम से चकित करती है कि क्या बुद्ध की स्मृति को इस तरह से हमारे चेतना से बहिष्कृत किया गया या हुआ कि उसका कोई प्रभाव हमको नहीं दिखाई पड़ता है। और जो हिंदी प्रदेश है उसमें यानी जो उसका लोक है वो फिर भी वहाँ थोड़ी उम्मीद की किरण हमको दिखाई पड़ती है लोक में। लेकिन जो वहाँ एक पढ़ा लिखा वर्ग विकसित हुआ है, मध्य वर्ग चाहे तो सुविधा के लिए कह लें, वहाँ सांस्कृतिक दैन्य है। तो वो क्यों है, कैसे है, क्यों उसकी पूर्ति नहीं हो पाई, यह एक विचार का विषय है। और केवल विचार का विषय नहीं है बल्कि इस पर काम करने की जरूरत है जी। और जब आप शांति निकेतन आते हैं या बंगाल आते हैं तो वह अंतर तो और साफ हो जाता है, दिखाई पड़ता है। आप बौद्ध दर्शन, बुद्ध विचार की तरफ कैसे आए? देखिए, एक बात मैं कह दूं, एक परियोजना भी आपके द्वारा चलती है, बुद्ध की धरती पर कविता। बुद्ध की धरती पर कविता और चरत भिक्खवे यात्रा भी हम लोग करते हैं। साहित्यकारों का, कलाकारों का, इतिहासविद और सामाजिक विज्ञान के लोग भी उसमें होते हैं। एक तो यह कि हमने ये अनुभव किया, कुशीनगर में मेरा जन्म हुआ और कुशीनगर आप कभी जाएं जी, एक अद्भुत चीज दिखाई पड़ती है कि सारी दुनिया से लोग कुशीनगर आते हैं और बुद्ध के आगे सिर झुकाते हैं, लेकिन कुशीनगर के लोगों का ही बुद्ध के साथ वह जुड़ाव नहीं है। अगर है भी जी, ये पूरे हिंदी प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ, केवल कुशीनगर नहीं, बोधगया में भी वही है, वैशाली में भी वही है और जगहों पर भी वही है, सारनाथ में वही है। बुद्ध हमारे लिए पर्यटन में कितनी मदद करते हैं जी, होटल व्यवसाय में कितनी मदद करते हैं, जो यातायात के व्यापार में है लोग, उनको कितना लाभ मिलता है, लोगों का ध्यान इसमें ज्यादा रहता है। बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उनके प्रति एक उदासीनता प्रकट रूप से हमारे समाज में दिखाई पड़ती है। जबकि हकीकत क्या है, इन दो यात्राओं में और उसके पहले जो बुद्ध की धरती पर कविता आयोजन करते हुए हमने ये महसूस किया कि हिंदी प्रदेश का शायद ही कोई जमीन का टुकड़ा होगा जहां बुद्ध के कदम नहीं पड़े होंगे। और टैगोर ने जो बुद्ध पर लिखा है, महामानव बुद्ध, उनको मनुष्यता का एक आदर्श इस रूप में बुद्ध को उन्होंने चित्रित किया है। ऐसा मनुष्य हिंदी प्रदेश के चप्पे चप्पे पर वो चलता है। और एक अद्भुत बात जो मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान में परंपरा रही है कि लोग सत्य की खोज करने हिमालय जाते हैं। बुद्ध पहले व्यक्ति हैं जिनका जन्म हिमालय की तलहटी में हुआ और सत्य की खोज के लिए वो हिमालय पर नहीं जा रहे हैं, जन्म प्रांतर में आ रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं, प्रकृति के बीच आ रहे हैं। तो उनकी सारी की सारी वाणी जो है लोगों के साथ संवाद करते हुए जी, उनकी समस्याओं को सुनते हुए, उनका समाधान खोजते हुए उनकी वाणी विकसित हुई है जी। तो ये अद्भुत बात है कि एक जो दोनों के बीच अंतराल पैदा हुआ है, गैप पैदा हुआ, तो मैं इसको इस रूप में भी कहता हूँ जी। आप कुशीनगर की चर्चा की आपने, गया की, बोध गया की। अब मैं आपको बनारस लेके आना चाहता हूँ। बनारस में आप रहते हैं, बनारस के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपने अध्यापन किया है। आपकी एक कविता है जो मैंने हिंदवी से ली, मैं बनारसी हूँ और भारतीय हूँ, मैं बनारस से प्यार करता हूँ और भारत से प्यार करता हूँ, मैं बनारस से प्यार करता हूँ और भारत से प्यार करता हूँ, इसमें कोई विरोध है क्या? कभी कभी सोचता हूँ बनारसी नहीं रहूँगा तो कैसे रह पाऊँगा भारतीय, बनारस नहीं रहेगा तो भला भारत कैसे रह पाएगा भारत। मैं भोजपुरिया हूँ और हिंदी हूँ, मैं भोजपुरी से प्यार करता हूँ और हिंदी से प्यार करता हूँ, इसमें कोई विरोध है क्या? कभी कभी सोचता हूँ कि भोजपुरी नहीं रहूँगा
तो भला हिंदी कैसे रह पाऊंगा। सोचता तो यह भी हूं कि भोजपुरी भोजपुरी नहीं रही तो भला हिंदी कैसे रह पाएगी, हिंदी कैसे रह पाएगी हिंदी। बनारस में आप रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, बनारस को जीते हैं, तो सवालों में सवाल नहीं डाल रहा हूं। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपके लिए बनारस का क्या मतलब है, कैसे विशिष्ट है आपके लिए। सबने बनारस पर कुछ ना कुछ कहा है, आपने बनारस पे कविता भी लिखी। बनारस कैसे आपको मथता है, जब आप बनारस से बाहर होते हैं तो बनारस किस रूप में याद आता है, लोगों की नज़र में जो बनारस है और आपकी नज़र में जो बनारस। देखिए, एक तो बनारस बहुत पुराना और प्राचीनतम जीवित शहर है। जीवित शहर है। जीवित शहर प्राचीनतम है, ऐसा कहा जाता है। मेरे पास कोई इसका तथ्य या प्रमाण नहीं है, लेकिन ये बात सही है। कम से कम बुद्ध आए थे सारनाथ, तो उस समय से तो बनारस है ही, 2500 साल हुआ, और उसके पहले भी था। तो पुराने शहरों के साथ और संस्कृतियों के साथ दिक्कत ये होती है कि उसकी खूबसूरती भी उसके साथ साथ चलती है, और उस खूबसूरती के साथ कुछ उसकी दिक्कतें भी चलती हैं, उसकी रूढ़ियाँ भी चलती हैं। जैसे पुराना कपड़ा है, जी, फट जाता है तो हम पैबंद लगाते हैं। तो उस तरह से एक जरूर है कि बनारस का बहुत महिमा मंडन होता है। हमें इस पर विचार करते हुए विचार इस पर भी करना चाहिए कि आज क्या है बनारस। आज तो विकसित बनारस हो रहा है। मैं विकास और विकसित शब्द पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि कई बार शब्द अपने अर्थ खो देते हैं। विकास शब्द को मैं ऐसा ही मानता हूं, जिसने अपना अर्थ खो दिया, खो ही नहीं दिया है, इसका अर्थ उलट गया है। अच्छा। विकास जब कहते हैं तो लगता है जैसे विनाश की ध्वनि आ रही है, तो उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे लिए बनारस क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों मैं बनारस में आके बनारस का हो गया, बनारस ने मुझे अपना बनाया कि नहीं बनाया ये दिगर सवाल है, लेकिन मैं बनारस का हो गया। तो दो प्रमुख प्रतीक बनारस के भीतर हैं। शिव की नगरी है, और आप जानते हैं कि शिव का अर्थ मंगल होता है, और बनारस के बगल में आके बुद्ध दुनिया को एक संदेश देते हैं, प्रेम का, करुणा का, मैत्री का, और कुल मिलाकर मंगल का। तो बुद्ध और शिव कहीं जो मिलते हैं तो एक जो मंगल की कामना है, मनुष्यता के मंगल की कामना, ये उस शहर की मुख्य आवाज बनती है। बहुत सुंदर, और बननी चाहिए। इसलिए मुझे बनारस, और भाई गंगा है ही एक महान नदी है, बनारस से होके बहती है। दुख ये है कि हमारे लिए गंगा एक पवित्र नदी है, लेकिन हम उस पवित्र नदी को पवित्र मानते हुए, उसकी पूजा करते हुए, उसमें डुबकी लगाते हुए, उसमें गंदी से गंदी चीज फेंकने में हमें हिचक नहीं होती। तो एक अजब सी चेतना है, जैसे जो लोग नदियों को बहुत पवित्र नहीं मानते, बुद्ध ने कहीं नहीं कहा है कि गंगा एक पवित्र नदी है और इसमें आप या कोई उसमें डुबकी लगाओ तो मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं कहा बुद्ध ने। लेकिन बुद्ध ने ये बात कही है कि नदियों में शौच मत करिए, कुल्ला मत करिए, गंदगी मत डालिए, ये बुद्ध ने कहा। तो ये जो विरोधाभासी हमारी ये हमारी चेतना ने एक अजब विरोधाभासी संगति पैदा की है, और उस संगति को अगर आप छेड़ दीजिए, अच्छा
असंगति को जी, उस असंगति को अगर आप छेड़ दीजिए तो आपके ऊपर बहुत हमले होने लगेगा कि साहब ये तो आजकल बहुत आसान हो गया है ये कहना कि सनातन का विरोध करना। लेकिन एक मजेदार बात बताऊं आपको, धर्म के अर्थ में सनातन शब्द का पहली बार प्रयोग बुद्ध ने किया है मेरी जानकारी में, और मैं इंतजार कर रहा हूं उस दिन का कि कोई मेरी जानकारी को दुरुस्त करे और दिखाए कि बुद्ध के पहले धर्म के लिए सनातन का प्रयोग किसी और ने किया है। आपने वो गाथा सुनी होगी बुद्ध की का प्रसिद्ध कथन है, नहीं वेरेन वेरानी समन्तीद कुदाचन अवेरे न ही सम्मंती इस धम्मो सनातनो। वैर से बैर नहीं मिटता, अवैर से यानी मित्रता से बैर मिटता है, यही सनातन धर्म है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो धर्म के विशेषण के रूप में सनातन का प्रयोग बुद्ध ने पहली बार किया, लेकिन एक सनातन का जो अर्थ है अपने आप में आप देखिए तो वह जो निरंतर है, कोई भी वस्तु अगर वो सनातन है तो उसके भीतर अपना परिष्कार करने की एक अंतर्निहित क्षमता होती है। बिना उस क्षमता के वो अपने को नित्य और सनातन नहीं बना सकती। जी जी। दिक्कत ये है कि हम गंगा को पवित्र नदी भी मानते हैं, पूजा भी करते हैं और उसमें गंदगी भी डालते हैं, पवित्र करने और ये दोनों काम करते हुए हमको जरा भी ग्लानि नहीं होती। जी। तो जिस धर्म को हम बहुत ऊंचा स्थान देते हैं और देना चाहिए, हम भी देते हैं, उसी के भीतर जो विकृतियां हैं, तो एक कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे फोड़ा हुआ है, भीतर उसके मवाद है, फोड़ा तभी ठीक होगा जब मवाद निकलेगा, बाहर होगा। लेकिन आपके अंदर एक ऐसा मोह और डर पैदा रहता है कि उसको आप छेड़ते नहीं, उसको सहलाते रहते हैं। तो शायद हमारी चेतना में एक ऐसा द्वैत पैदा हो गया। सर, ये जाने में होता है या अनजाने में होता है कि हम जान नहीं रहे हैं और तब फोड़े को सहला रहे हैं, या हम जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तब भी उसको? असल में अब ये तो मैं अपने को इतना योग्य नहीं पाता कि इस गंभीर विषय पर कोई स्पष्ट राय दे, मतलब एक दार्शनिक, लेकिन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि आदमी कमोबेश सुविधा में जीता है। तो जब आप किसी चीज को, जैसे वो फोड़े का ऑपरेशन होगा तो थोड़ा कष्ट होगा, हाँ। तो हम अपनी ही विकृतियों पर जब हम ध्यान देंगे और उनको दूर करना चाहेंगे तो थोड़ा कष्ट होता है। उस कष्ट को हम उसका सामना नहीं करना चाहते, लेकिन हमें इसकी आदत डालनी चाहिए। इसकी आदत नहीं डालनी चाहिए, इसकी जरूरत को महसूस करना चाहिए। जी। क्योंकि कोई भी जीवित जाति, जीवित समाज निरंतर अगर नीचे की ओर जा रहा है तो उसका भविष्य बहुत लंबा नहीं है। जी। बनारस की बात हुई और आप भोजपुरी भाषी भी हैं, आप भोजपुरी में आपने कुछ लिखा भी है। भोजपुरी साहित्य और साहित्यकारों में एक नया उमंग दिखाई दे रहा है, किताबें प्रकाशित हो रही हैं। एक तरफ भोजपुरी साहित्य अब दिखने लगा है, चर्चा होने लगी है। आप बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक भोजपुरी अध्ययन केंद्र भी है, उस केंद्र में भी आप उसके प्रभारी या निदेशक पद पे रहे हैं। भोजपुरी, और आपकी कविता में भी भोजपुरी का जो मैंने पढ़ा उसमें जिक्र आया है। भोजपुरी को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं? एक तरफ में दो सवाल है इसमें। एक तो ये कि एक भोजपुरी आंदोलन चल रहा है 8वीं अनुसूची में, हर जगह जो भी मतलब भोजपुरी से जुड़ा है उसको लगता है कि भोजपुरी की यही एक समस्या है कि वो 8वीं अनुसूची में नहीं है।
जैसे कि हिंदी की बात करना मतलब हिंदी को राष्ट्रभाषा होना चाहिए, सारी चर्चा जो है वो राष्ट्रभाषा पे आके टिक जाती है। और भोजपुरी का मतलब हो गया है 8वीं अनुसूची में। तो एक तो उसका आंदोलन वाला पक्ष है कि कितना वो जरूरी और गैर जरूरी है, और दूसरा जो भोजपुरी साहित्य में लेखन हो रहा है, जो आपके नज़रों से जो चीज़ें गुजर रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो मैं इस मामले में सौभाग्यशाली हूँ कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भोजपुरी अध्ययन केंद्र स्थापित करने की जिम्मेदारी मेरे पास थी, और वो केंद्र हमने बनाया, बहुत सारे लोगों के संपर्क से बनाया, और जाहिर है भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के पक्ष में मैं हूँ कि होनी चाहिए। लेकिन जब हम वो केंद्र बना रहे थे तो हमने उसमें एक अवधारणात्मक चीज डाली, और वह है जनपदीयता। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एक आचार्य हुए थे वासुदेव शरण अग्रवाल जी। और राहुल सांकृत्यायन, आचार्य नरेंद्र देव, बनारसी दास चतुर्वेदी, इन सारे लोगों ने मिल के एक जनपदीय आंदोलन भी शुरू किया था, और उसका संदेश ये था कि नगरों में जो सभ्यता और संस्कृति और भाषा और कविता और कला विकसित हो रही है वही महत्वपूर्ण नहीं है, जनपदों में जो कला, कौशल, संगीत विकसित हो रहा है वह भी मूल्यवान है और उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। और एक दौर में बड़े जोर से उसका अध्ययन हुआ। तो वो जो जनपदीय अध्ययन की अवधारणा है उसके साथ हम लोगों ने भोजपुरी को जोड़ करके एक उसका एक सैद्धांतिक आधार तैयार किया, और जो एक भाषा में सीमित होने की वजह से एक संकीर्णता आ सकती थी, उस संकीर्णता का हमने प्रतिकार किया। ये जो 8वीं अनुसूची वाला सवाल है, असल में देखिए, जो मैंने अपनी कविता में बात कही है कि अगर मैं भोजपुरी नहीं हूं तो हिंदी कैसे हो सकता। आप देखें तो दुनिया के जिन देशों में हिंदी मौजूद है, जो गिरमिटिया मजदूर होके लोग गए और उनके साथ ये जो हमारी जनपदीय भाषाएं गईं, वही में हिंदी है। तो हिंदी जो है, और आप 1000 वर्ष का हिंदी के साहित्य का इतिहास देखिए तो वो जनपदीय भाषाओं का इतिहास है। ब्रज भाषा है, अवधी है, बुंदेलखंडी है, ब्रज है, भोजपुरी भी कुछ कुछ है, वो मिला के हिंदी बनती है। तो एक बात तो ये है कि हिंदी साहित्य का इतिहास आप देखिए तो हम बड़े गर्व से भक्ति काल की कविता पढ़ाते हैं, लेकिन वो आज की हिंदी नहीं है जी, कोई जनपदीय भाषाओं का साहित्य है जी। जब बाकायदा ये हिंदी भाषा बन जाती है और तब हम इतिहास पढ़ाते हैं तो जनपदीय भाषाओं को एकदम से किनारे कर देते हैं। उसमें एक वो जीवित भाषाएं हैं, उन भाषाओं का व्यवहार एक बड़ा जनसमूह कर रहा है और उसमें साहित्य लिखा जा रहा है। तो एक तरह से मैं इसको इस तरह से समझना चाहता हूँ कि जैसे हमारी गंगा नदी है, इसमें हजारों नदियां आके मिलती हैं, तब गंगा गंगा बनती है। बात समझ रहे हैं ना? तो ये जो हिंदी है उसके पीछे जनपदीय भाषाओं का बल है, और जनपदीय भाषाओं को, और सबसे अच्छी माने एक दिलचस्प बात यह है कि इन भाषाओं में क्रियाएं हैं। जी, क्रिया बहुल भाषाएं हैं, जीवन से गहरा संबंध है इनका। तो इन भाषाओं को विकसित होने का अवसर मिलना चाहिए। 8वीं अनुसूची बनी हुई है। अव्वल तो ये बात है कि भारत में बोलने वाली सभी भाषाओं का संरक्षण सरकार को करना चाहिए। आप 8वीं अनुसूची हटा दीजिए, एक लाइन में लिख दीजिए
कि भारत में बोली जाने वाली जितनी भाषाएं हैं, जितनी मातृभाषाएं हैं, जो आप लगाना चाहें, जनपदीय भाषाएं हैं, सब 8वीं अनुसूची में है। यह सबका संरक्षण, सभी राष्ट्रीय भाषाएं हैं, सबका संरक्षण सरकार का दायित्व है। ये कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपने मान लीजिए कि तमाम सारी भाषाओं को रखा है। सही बात ये है कि ये जो हिंदी है जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो मेरी मातृभाषा नहीं है जी, वो आपकी भी मातृभाषा नहीं जी। लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन में एक भाषा विकसित हुई राष्ट्रीय चेतना को प्रसारित करने के लिए, और उसका स्वागत पूरे देश ने किया। भोजपुरी के लोगों ने और जनपदीय भाषा के लोगों ने अपनी भाषाओं पर हिंदी को वरीयता दी। अब जब हिंदी एक खास तरह से बन गई, उसने आकार ले लिया और उसका एक अखिल भारतीय स्वरूप है, तो हिंदी से भोजपुरी का कोई विरोध नहीं है या जनपदीय भाषाओं का विरोध नहीं है, बल्कि हिंदी का बैकअप इन भाषाओं से जी। लेकिन जब ये भाषाएं रहेंगी तभी ना बैकअप देंगी भाई। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए ये आंदोलन और ये बात जो होती है वो सही होती है। अब बनारस से अपनी अब बात एक बात और मैं आपका जो साहित्य जो भोजपुरी का जी है, जी उसमें जरूर समस्या है, लेकिन जैसे कई बार ना हमारी जो सबसे बड़ी ताकत होती है वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, जी हाँ। तो भोजपुरी साहित्य की सबसे मूल्यवान चीज उसका लोक साहित्य है। लोक साहित्य एक बड़ा अवरोध भोजपुरी के साहित्य के विकास में है। जब आदमी भोजपुरी में लिखता है तो लोक साहित्य का अनुकरण करने लगता है। तो मैं कहता हूं कि जब अनुकरण ही करना है तो हम मूल लोक साहित्य पढ़ेंगे, क्यों किसी का लिखा हुआ पढ़ेंगे जी। लेकिन ऐसे लेखकों की पीढ़ी आ रही है, कवियों की पीढ़ी आ रही है, जो उस सीमा का अतिक्रमण करते हुए, उससे पार पाते हुए और मौलिक नई दृष्टि से भोजपुरी में कविता, कहानी लिख रही है, आलोचना लिख रही है। ये बात है जी। आपने लोक की बात की और शुरुआत में भी ये लोक शब्द आया था जब हम लोगों ने शांति निकेतन से अपनी बातचीत शुरू की थी। तो बनारस का जब ध्यान आता है तो 3 रचनाकारों का नाम जेहन में आता है, मेरे जेहन में। एक हैं पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, कवि केदारनाथ सिंह जी और आलोचक नामवर सिंह जी। संभवतः आप तीनों के साथ किसी न किसी रूप में जुड़े होंगे, मिले होंगे। इनमें से तीनों पे कुछ कहिए, या जो आप जिनसे आप ज़्यादा गहराई से जुड़े रहे उनके बारे में कुछ कहिए। देखिए, ज़्यादा गहराई से तो हम केदार जी से जुड़े हुए थे जी। जुड़े हैं अब भी कैसे जुड़े हैं? अब भी जुड़े हैं इससे कि हर कदम पर, जैसे मैं बुद्ध के रास्ते पर चल रहा हूं। जी जी। अच्छा, एक बात बता दूं, पिछले दिनों अशोक वाजपेयी मिले तो पूछा उन्होंने कि अरे सुना आप बौद्ध हो गए हैं। अच्छा। हमने कहा नहीं, बौद्ध नहीं हुए हैं। तो बोले तो फिर? हमने कहा बुद्ध के विचार मुझे अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध के विचार तो मुझे भी अच्छे लगते हैं। हमने कहा तब दिक्कत क्या है? तो बुद्ध को समझने की दृष्टि हमको केदार जी से मिली, और केदार जी की कविता में एक पंक्ति आती है कि बुद्ध के बारे में सोचना पृथ्वी पर पानी के भविष्य के बारे में सोचना है। बहुत सुंदर। तो पानी का भविष्य समझ लीजिए कि पृथ्वी पर जीवन का भविष्य है, और बुद्ध हमको प्रकृति से, जीवन से, प्रकृति के साथ हम जितना अनाचार इस समय कर रहे हैं विकास के नाम पर, बुद्ध जो हैं
उस अनाचार से हमको बहुत पहले रोक आए हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं केदार जी से जुड़ा अनुभव करता हूँ जी। हमारे नए संग्रह में आप देखेंगे तो 2 कविताएं केदार जी पर समर्पित हैं। वाह। कदम कदम पर केदार जी हमको याद आते हैं। बाकी नामवर जी की जो मेधा है और उसमें एक उनकी जो किसानी छवि है और एक किसान जैसी दृढ़ता भी उनके भीतर दिखाई पड़ती है और साहस भी दिखाई पड़ता है, वह भी हमारे लिए एक, और हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। विद्यानिवास जी की भी जन्मशती चल रही है। विद्यानिवास जी बहुत महत्वपूर्ण है। लोक संस्कृति का पर जो लिखा है उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहरे डूबे हुए हैं उसमें। और विद्यानिवास जी लोक संस्कृति और शास्त्रीय संस्कृति दोनों से परिचित हैं। जी जी, बहुत सुंदर। दोनों से परिचित हैं। एक वो समस्या विद्यानिवास जी के व्यक्तित्व में आती है जो हमने बनारस की बात करते हुए कही कि वो लोक की चर्चा जब करेंगे तो क्या एक प्रवाह उनकी बातचीत में होता है जी, लेकिन कुछ जो अवरोध हैं, जैसे जाति और वर्ण के नाम पर जो श्रेष्ठता और हीनता में हमारा समाज बटा हुआ है, श्रम को लेकर के एक दृष्टिकोण जो हमारे समाज में भक्ति काल की बहुत सुंदर मीमांसा करते हैं विद्यानिवास जी, लेकिन भक्ति आंदोलन जो मनुष्य की श्रेष्ठता की बात करता है, कभी कभी उनके यहाँ वो दिक्कत दिखाई पड़ती है। मनुष्य की श्रेष्ठता के कुछ और पैमाने वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है विद्यानिवास जी और नामवर जी दोनों के साथ एक विडंबना है। अच्छा, दोनों के साथ, वो केदार जी के साथ नहीं है जी। विडंबना ये है कि दोनों साहित्य के नेतृत्व करता रहे और दोनों इस स्थिति में रहे हैं लंबे समय तक कि लोगों को लाभ भी पहुंचा सकें और हानि भी पहुंचा सकें, और ये किया भी है, दोनों ने किया है। बात समझ रहे हैं ना? जी जी। तो मेरा ये मानना, मैंने इसको लिखा भी है कि विद्यानिवास जी का ठीक मूल्यांकन नहीं हुआ है, पूजा अधिक हुई है, लेकिन और अभी भी वो जारी है पूजा। तो पूजा से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा साहित्यकार नहीं हो सकता। तो विद्यानिवास जी का समय मूल्यांकन करेगा, और उन्होंने जो रामायण का काव्य मर्म, महाभारत का काव्य मर्म, ऐसी व्याख्याएं की हैं वो बहुत अच्छी हैं। तो उनका ठीक से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। जो लोग उनकी पूजा करते हैं वो उनका मूल्यांकन नहीं करते। तो पूजा की संस्कृति ही मूल्यांकन के विरुद्ध है। बात समझ रहे हैं? जी जी। तो न नामवर की पूजा करने की जरूरत है, न विद्यानिवास जी की पूजा करने की जरूरत है। पारदर्शी ढंग से इनका मूल्यांकन होना चाहिए। जी। और इन दोनों के प्रिय कवि तुलसीदास कहते हैं जी कि संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तो जो संग्रह करने लायक चीज है उसको लेना चाहिए, और जो संग्रह करने लायक नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। जी। अब एक प्रोफेसर के नाते आपके जो अनुभव रहे हैं, एक अध्यापक के नाते, प्राध्यापक के नाते, उस अनुभव को आप शेयर कीजिए। क्या कभी ऐसा भी महसूस होता है कि आप समय से पहले सेवानिवृत्त हो गए? एक बार मैनेजर पांडे सर ने कहा था कि जब सचमुच पढ़ाने की योग्यता आती है तब तक हम लोग रिटायर्ड कर दिए जाते हैं, सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। देखिए भाई, मैं तो मानता हूँ कि मैं बहुत सही समय पर रिटायर हो गया। अच्छा। क्योंकि शिक्षा में जो प्रयोग हो रहे हैं जी, आप लोग तो सक्रिय शैक्षिक जीवन में हैं जी, तो ये प्रयोग इतने जटिल हैं,
कि ये शिक्षा की गुणवत्ता को कितना बढ़ा रहे हैं, आप स्वयं अनुभव करेंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं, एक सही समय पर मैं थोड़ा और पहले रिटायर हो गया होता तो थोड़ा और अच्छा था, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो विश्वविद्यालयी शिक्षा का एक ढांचा तैयार हुआ हमारे देश में, वो वह काम नहीं कर रहा है जो इसको करना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है मनुर्भवा, मनुष्य बनिए। शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि हम उन्नत मनुष्य बने, श्रेष्ठ मनुष्य बने। जो वर्तमान जो पद्धति है, शिक्षा नीति है, वो उसके अनुकूल नहीं। मैं शिक्षा नीति पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन शिक्षा का जो परिदृश्य है जी जी, वो ये है, उस पर रोजगार का दबाव इतना ज्यादा है और उस दबाव की वजह से न वो रोजगार दे पा रही है, न शिक्षा दे पा रही है। बहुत सुंदर। तो इसीलिए मैं एक समझ लीजिए कि इसको एक पूरक सप्लीमेंट्री प्रयास के रूप में मैं ये सोच रहा हूं और इस पर लोगों से चर्चा कर रहा हूं कि कुछ ऐसे केंद्र विकसित होने चाहिए, जैसे 20वीं शताब्दी में टैगोर ने शांति निकेतन बनाया। तो शिक्षा का जो बना बनाया ढांचा था उसमें एक नई खिड़की खोलते हैं। जी, आज भी जो बना बनाया ढांचा है उसके भीतर एक नई खिड़की खोलने की जरूरत है। तो मैं अपने अवकाश ग्रहण को इसलिए ठीक मानता हूं कि जो मैंने अनुभव किया उस दिशा में मैं कुछ कर सकता हूं। और जैसे टैगोर ने एक काम किया कि शिक्षा को आनंद से जोड़ा, शिक्षा को श्रम से जोड़ा, गांधी ने शिक्षा और श्रम को जोड़ा। श्रम की गरिमा बढ़ेगी तो मनुष्यता की गरिमा बढ़ेगी। बहुत सुंदर। तो हमें एक ऐसी शिक्षा पद्धति विकसित करनी होगी जो श्रम के प्रति और मनुष्यता के प्रति उसकी गरिमा बहाल करने का काम करे। जी, तो आप चाहते भी हैं कि अब जो आपके पास समय है उस समय का उपयोग आप शिक्षा संबंधी कोई परिकल्पना किसी पर काम करें। इस पर मैं काम जी, बहुत अच्छा। अब सर मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपनी कोई एक कविता हमें सुनाएं। मैं आपको 2 कविताएं सुनाऊंगा। जी सुनाएं। लेकिन कुल 2.5 मिनट में। जी। एक है स्वधर्म। पानी में शीतलता बनी रहे, आग में ऊष्मा, आकाश में जगह हो सबके लिए, हवा प्राणों में संचार करती रहे, धरती की उर्वरता से बहता रहे रस और गंध, सूरज रोशन करता रहे दुनिया को, चंद्रमा से झरती रहे चांदनी, आदमी में प्रेम करने की कुवत बनी रहे, झूठ के व्यवसायी सब के सब दिवालिया हो जाएं, निर्भय घूम सकें सत्य के सौदाई, हृदय हृदय जैसा रहे, हृदय हृदय जैसा रहे, पत्थर पत्थर जैसा, शेर शेरों की तरह हो, अपनी दहाड़ से गुंजाते रहें जंगल, कुत्ते कुत्तों की तरह हो, जहां चाहें दुम हिलाएं, पत्रकार पत्रकारिता करें, चाटुकार चाटुकारिता करें, अपराधी जेलों में रहें सदाशय सदन में, कलाकार कलाओं का सृजन करें, कविजन लिखें कविताएं, देवों के देव महादेव, कुछ ऐसी जुगत करो कि वस्तुओं का ही नहीं व्यक्तियों का भी स्वधर्म बना रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये इस संग्रह की एक आखिरी कविता है। विराट पर्व। महाभारत में एक विराट पर्व है, जब पांडवों को अज्ञातवास विराट के यहाँ करनी, तो वो ध्यान में है। मैं ही हूं धर्मराज युधिष्ठिर, विराट के दरबार में कंक बना, दूत क्रीड़ा की शिक्षा दे रहा हूं, धर्म की ध्वजा कहाँ छूट गई है, धर्म की ध्वजा जाने कहाँ छूट गई है,
मैं ही हूं महाबली भीम। बल्लभ बना भोजन पकाता हुआ मैं रोज देखता हूं। सैरंध्री बनी द्रौपदी को कीचक के हाथों अपमानित होता हुआ। जब तक मेरे हाथ गदा की ओर बढ़ते हैं, जो रख दी गई है विशाल बरगद की खोह में, जिस पर फिलहाल गिलहरियां उछल कूद रही हैं। मैं ही हूं गांडीवधारी अर्जुन, बृहन्नला बन नृत्य शिक्षा देता हुआ। बृहन्नला होने के अभिशाप को पल पल जीता हुआ। जी हां, मैं ही हूं वह सभ्य सांची, दोनों हाथों से धनुष चलाने में निष्णात, जो अपना गांडीव चूहों और दीमकों के हवाले कराया है। अब दोनों हाथों से तालियां बजाता मनोरंजन करता। मैं ही वह नकुल भी हूं, अपने ही सौंदर्य वैभव से विलग, ग्रंथिक बना घोड़ों की सेवा में नियुक्त। मैं ही हूं वह नीतिज्ञ सहदेव, मैं ही हूं वह नीतिज्ञ सहदेव, नीति के पिटारे का पिट गया है दिवाला। गायों की गिनती में खपा रहता हूं दिन रात। मैं ही वह द्रौपदी भी हूं, सैरंध्री बन रानी सुदेशड़ा की सेवा टहल करती, कीचक की कुदृष्टि सहती हुई। महारथियों के रथ से उतर पैदल पगडंडियां पार करता हुआ। महाभारत का भारत मैं ही हूं, दूत क्रीड़ा या कि छल क्रीड़ा में हारा हुआ, अपनी ही छवि से वंचित भोगता हुआ अज्ञातवास। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग समाप्ति की तरफ हैं। सदानंद शाही जी, मैं चाहूँगा कि आपने चूँकि हरिऔध रचनावली का संपादन किया है, तो हरिऔध रचनावली के संपादन का कुछ अनुभव बताएं जो आपने। असल में हरिऔध रचनावली जो है, मेरे विद्यार्थी कमल कुमार ने हरिऔध पर शोध किया जी। तो उस दौरान हमने ये महसूस किया कि आधुनिक हिंदी को खड़ा करने में और भारतेंदु के बाद और द्विवेदी युग के बीच की संधि में जो व्यक्ति है वो हरिऔध है। और उनकी कविताएं प्रायः हम प्राथमिक कक्षाओं में उठो लाल अब आंखें खोलो तक ही रह जाती हैं। तो ये हुआ कि ठीक से काम करके, और हरिऔध ने आलोचना में भी काम किया है। और एक उनकी जो सबसे दिलचस्प बात है कि एक बेचैनी है कि जो हिंदी में नहीं है वो हिंदी में होना चाहिए। हिंदी कविता में महाकाव्य होना चाहिए, महाकाव्य लिखा प्रिय प्रवास, उपन्यास लिखे। हिंदी का रूप कैसा हो, तो उन्होंने जो उपन्यास लिखा, क्या नाम है उपन्यास का? नहीं, एक और उपन्यास है, ठेठ हिंदी का ठाठ जी। तो ठेठ हिंदी की ठाठ का आदर्श दूसरा है। थोड़े दिन बाद उनको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो एक जो है बोलचाल की हिंदी की बात की। तो एक बहुत ही अज्ञेय है प्रयोगधर्मी, लेकिन अज्ञेय से कम प्रयोग हरिऔध जी ने किए हैं जी। तो ये सारी चीजें इतिहास की ऐसी चीजें हैं जो हिंदी के पाठक को जाननी चाहिए, इसलिए हम लोगों ने हिंदी। बहुत सुंदर। आलोचक के रूप में आप जाने जाएं या कवि के रूप में जाने जाएं, कभी कभी इस बात को लेकर के द्वंद्व होता है कि किसमें आपको आपके जाने के बाद इसकी चिंता नहीं है मुझे। लोकप्रिय होने की, कालजयी होने की, लोकप्रिय कालजयी होने की चिंता नहीं है। सवाल ये है कि ये एक तो इतिहास जो है ना, वो
बहुत बड़ा उसका कैनवस है जी। और समूचा इतिहास आप पढ़ेंगे तो उसमें बड़े बड़े लोगों का मतलब कामा फुल स्टॉप से ज़्यादा उनकी हैसियत नहीं होती है। तो अगर आपको ठीक से इतिहास बोध हो तो ये बातें बेचैन नहीं करती कि बहुत आपको सुंदर। किस रूप में पहचाना जाएगा। हम्म। सवाल यह नहीं है कि हमें किस रूप में पहचाना जाए, हम्म। सवाल यह है कि जो हम कर रहे हैं हम्म। वो कितना। वो मनुष्यता के हित में। हम्म। साहित्य का अर्थ ही है हित, हम्म। तो वो कितना हित कर रहा है मनुष्यता का। और एक रचनाकार के नाते आप कितने संतुष्ट हैं अपने लेखन से, ये वाला प्रश्न भी है या। रचनाकार को थोड़ा बहुत असंतोष रहना चाहिए। असंतोष नहीं रहता है तो रुक जाता है। तो उतना असंतोष जरूरी है, वो है मेरे भीतर। जी। अब आखिर में एक सवाल और है। आप कुलपति रहे एक निजी विश्वविद्यालय के, और एक और विश्वविद्यालय के आप नियुक्त हुए थे, लेकिन किसी भी बात की वजह से शायद आपने ज्वाइन नहीं किया था। कुलपति के तौर पर जो आपको समय मिला, उस समय आपकी प्रायोरिटी क्या थी जब कुलपति के पद पर आने के बाद? देखिए, कुलपति बनना मैं इसलिए चाहता था, भाई ठीक है, उसमें शैक्षणिक जीवन की एक सर्वोत्तम जी। माने सबसे ऊंची सीढ़ी है, हालांकि प्रोफेसर ही ऊंची सीढ़ी है। कुलपति के रूप में मेरे मन में था कि कुछ योजनाएं हैं रचनात्मक, जिन्हें मैं कुलपति रहकर एक विश्वविद्यालय में लागू कर सकता हूँ। नियुक्ति हुई मेरी, लेकिन शायद लोगों को ये स्वीकार नहीं था कि कुछ रचनात्मक प्रयोग हो, तो वो एक कहानी दूसरी है। तो सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया। वो आदेश वापस लेने में ही सरकार पर ही प्रश्न चिन्ह है कि वो कैसे निर्णय लेती है, कैसे वापस लेती है, ये दिगर सवाल है। कहीं इस पर मौका मिलेगा तो मैं लिखूंगा। लेकिन मैं चाहता था, जब मैंने एक निजी विश्वविद्यालय में प्रस्ताव आया मेरे पास और मुझसे कहा गया कि आपको खुल करके काम करने की छूट मिलेगी, जी। गया भी मैं। लेकिन मैंने देखा कि वहां पर शिक्षा को लेकर के शुद्ध व्यावसायिक दृष्टिकोण है। तो मुझे लगा कि मैं अपना समय यहाँ व्यर्थ कर रहा हूँ, सिवाय इसके कि कुछ पैसे मिलेंगे और एक पद रहेगा और कुछ थोड़ा बहुत सम्मान तो रहता ही है। जी हाँ। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा समय ज़्यादा कीमती है उस सम्मान और उस पैसे की तुलना में। तो मैंने अपना रास्ता लिया। जी। अब आखिर सवाल, जो 15 से 35 साल के जो युवा हैं, जो साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, आलोचना के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कविता के क्षेत्र में आना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? अपदीपो भव। बुद्ध ने जो अंतिम संदेश आनंद को दिया था, अपदीपो भव। कई बार होता है कि हमारे यहाँ कहा गया है, महाजनों इनगत सपंथा। कई बार महाजन मिसलीड करते हैं है ना। महाजन यानी कि जो महान जन है, श्रेष्ठ जिनको कहा श्रेष्ठ जाता जन है। जी। मेरा ख्याल है राजेश जोशी की और किसकी कविता है कि इसी रास्ते गए हैं महाजन, दौड़ा लो उनको। तो वो युवाओं में जी, और अच्छी बात है, दिखाई भी पड़ता है कि वो अपना रास्ता भी बना रहे हैं और बनाना चाहिए। और एक जगह तुलसीदास ने बहुत खूबसूरत शब्द में लिखा है, और नामवर जी इसका प्रयोग करते थे। राम चल रहे हैं, पीछे पीछे सीता चल रही हैं, सबसे पीछे लक्ष्मण है।
उनकी चिंता ये है कि राम के चरणों के निशान जहाँ हैं और सीता के चरण, सीता तो राम के चरण पर आगे चल रही हैं, लक्ष्मण को सीता और राम दोनों के चरण पर आगे चलना है। तो पिछली पीढ़ी को एक इसका अर्थ यह भी हुआ अपना अलग रास्ता बनाना, अपने अलग पथ चिन्ह छोड़ने, और वो चीज तभी संभव होगी जब अपदीपो भव, अपना एक रास्ता विकसित करें, सोचने का नजरिया विकसित करें, सकारात्मक रहे। तो सर आप आए, आपने समय दिया, और जैसा कि आपने शुरू में ही कहा कि 1 साल के बाद समय फाइनल हो पाया। पिछले साल ही हमने आपसे निवेदन किया था, तो हम इसके लिए आभारी हैं। मैं भी आभारी हूँ कि आपने मेरे विचारों को कुछ सुधी लोगों तक पहुँचाने में मदद आप कर रहे हैं, और अपने आप को मुझे संतोष है कि जो पिछली बार मैं वायदा पूरा नहीं कर पाया था जी, वो अब की हमने थैंक यू सर, पूरा कर दिया। बहुत धन्यवाद जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रेड फोन पॉडकास्ट विद ऋषि। अगले एपिसोड में हम किसी और अतिथि के साथ आपसे मिलवाएंगे, आपको उनकी बातें सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।